नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविली जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बेस्ट। दोस्तों, जैसे कि हम टीएचडीसी जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग जेई एग्जाम के लिए हम सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम करते हैं फाउंडेशन सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए, पाइल टेक्नोलॉजी किया, ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन किया, बोरिंग एंड सीबीएम किया। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं, इनकी वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर आप देख लीजिए। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक कवर करेंगे फाउंडेशन सिस्टम। ठीक है, तो फाउंडेशन सिस्टम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीएचडीसी हो चाहे कोई भी जेई एग्जाम हो, ठीक है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, तो फाउंडेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर फाउंडेशन पर ही बेस्ड होते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फाउंडेशन, तो फाउंडेशन क्या क्या होता है दोस्तों? द फाउंडेशन इज द दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू विच लोड इज ट्रांसमिटेड टू सॉयल। यानी कि फाउंडेशन स्ट्रक्चर का एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर का लोड आता है उसको वो कहाँ ट्रांसमिट कर देते हैं? सब सॉयल में, नीचे जो सॉयल होगी उसमें ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का ऐसा पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फेलियर ऑफ द फाउंडेशन टेक्स ड्यू टू, फेलियर ऑफ फाउंडेशन के 3 कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक सेटलमेंट के कारण, ठीक है, और एक स्लाइडिंग के कारण, और एक शियर के कारण। तो फाउंडेशन हो सकती है कि सेटलमेंट में फेल हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि किसी जगह पे फाउंडेशन में सेटलमेंट ज़्यादा होगी, हो सकता है वहाँ पे लूज सॉइल रही हो, है ना, लोड आया तो एक पोर्शन में ज़्यादा सेटलमेंट हो गया, दूसरे में कम हुआ, तो अनइक्वल सेटलमेंट जो हुआ उसके वजह से उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो फाउंडेशन के लिए और स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। दूसरा स्लाइडिंग, तो कई बार क्या होता है, स्लाइडिंग हो जाती है, जैसे हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से हो जाए, है ना, या ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से हो जाए। ठीक है, या हो सकता है शियर में भी फेल हो सकते हैं। तो ये फेलियर है फाउंडेशन के। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ेंगे। फाउंडेशन को हम 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा शैलो फाउंडेशन, ठीक, और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो शैलो फाउंडेशन कब बोलते हैं हम? शैलो फाउंडेशन तब बोलते हैं जब डेप्थ है ना, मान लो ये फाउंडेशन है, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है ये लेस देन हो इसके विड्थ से। ठीक है, जो फाउंडेशन है उसकी विड्थ से क्या है, लेस देन है, यानी कि D/B का जो रेशो है लेस देन 1 है। ठीक, तो शैलो फाउंडेशन। और जो D/B का जो रेशो है ना, मतलब D जो है B से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, यानी D/B का रेशो मोर देन 1 होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे डीप फाउंडेशन। मोर देन 1 इक्वल टू भी रख सकते हो इसमें, इक्वल टू एंड मोर देन 1। ठीक है, तो ये किसने बोला दोस्तों? ये बोला है एच पर रैंकाइन्स ने ऐसा बोला है। ठीक है, और अगर D/B का रेशो 2.5 से लेस हो, ठीक, ऊपर हमने 1 पढ़ा था 1 से लेस, लेकिन 2.5 से लेस ये भी है, लेकिन ये किसने बोला है? ये बोला है दोस्तों स्कैम्पटन ने बोला है। ठीक है, तो D/B रेशो 2.5 से कम हो तो शैलो फाउंडेशन, और 2.5 से ज़्यादा हो तो डीप फाउंडेशन। तो ये स्कैम्पटन ने बोला है, तो दोनों आप याद रख सकते हो। रैंकाइन्स ने क्राइटेरिया 1 का दिया और इसने स्कैम्पटन ने 2.5 का दिया। ठीक है दोस्तों, और शैलो फाउंडेशन में हम देखते हैं कुछ टाइप हैं जो शैलो फाउंडेशन के हैं। जैसे स्ट्रिप फाउंडेशन होता है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रिप फाउंडेशन क्या होता है? स्ट्रिप फाउंडेशन में दोस्तों जो लेंथ होती है, ठीक है, फाउंडेशन की, जैसे ये फाउंडेशन है, इसकी जो लेंथ है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसके विड्थ से, जो विड्थ होगी इससे बहुत ज़्यादा, मोर देन, ठीक है, बी, यानी कि लेंथ बी से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन। ठीक, दूसरा इसका एक और नाम है कंटिन्यूस फाउंडेशन। ठीक है, कंटिन्यूस फाउंडेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों इसी को। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। दूसरा है स्ट्रैप फाउंडेशन। तो स्ट्रैप फाउंडेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये 2 अलग अलग फुटिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ठीक है, इन दोनों की फाउंडेशन, ठीक है, सेपरेट फाउंडेशन है, लेकिन इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट करने के लिए एक बीम जोड़ दिया जाए, है ना, बीम से इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस फाउंडेशन का नाम है स्ट्रैप फाउंडेशन। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों फाउंडेशन की कॉस्ट को अगर थोड़ा कम करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं, जिससे कंक्रीट में थोड़ा क्या हो सके, बचत हो सके, है ना, कंजम्पशन कम हो। नेक्स्ट है दोस्तों आइसोलेटेड फाउंडेशन। आइसोलेटेड फाउंडेशन मतलब सिंगल फाउंडेशन। ठीक है, उसका दूसरे फुटिंग से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो आइसोलेटेड फाउंडेशन 3 तरह से दिखाए गए हैं। ठीक है, एक दिखा रखा है पैड फाउंडेशन, इसको बोल सकते हैं। ठीक, इसमें सिंगल स्टेप है, और एक है स्टेप्ड फुटिंग। ठीक है, ये स्टेप में है, एक ऑफसेट यहाँ दे दिया इसमें, फिर एक ऑफसेट ये दे दिया। ठीक है, तो 2 स्टेप में है ये, इसे बोलेंगे स्टेप्ड फुटिंग। ठीक है, तो आइसोलेटेड फुटिंग है ये भी। और तीसरा स्लोप में भी हो सकता है, स्लोप्ड फुटिंग। तो जैसे कि आपने साइट में भी कई बार देखा होगा, जो सिंगल कॉलम होते हैं, है ना, तो कई बार उनमें क्या करते हैं हम, आइसोलेटेड फुटिंग दे देते हैं। चौथा शैलो फाउंडेशन का टाइप है दोस्तों कंबाइंड फाउंडेशन। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 2 फाउंडेशन दे रखी हैं। ठीक है, 2 फुटिंग दे रखी हैं, तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, दोनों को क्या किया है, कनेक्ट किया है एक ही फुटिंग से।
ठीक है। तो इस टाइप के फाउंडेशन को क्या बोलेंगे? कंबाइंड फाउंडेशन। तो रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है ये, है ना, और ट्रेपेजोइडम में भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों शेप में हो सकते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम अगर पास पास हैं, ठीक है, कंजस्टेड हैं, तो दोनों को आइसोलेटेड ना देके क्या करते हैं? सिंगल फाउंडेशन दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्प्रेड फाउंडेशन। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, स्प्रेड यानी कि फैलना, ठीक है। तो यानी कि ये फाउंडेशन क्या होती है? फैलती है, ऐसा बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज हम जो है इसका एरिया बढ़ाते रहते हैं। जैसे ये कॉलम है, ठीक है, आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है 30 का है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, और फिर हमने इसमें स्टेप बढ़ाया, ठीक, 45 सेंटीमीटर कर दिया, फिर बढ़ाया, ठीक है, 60 कर दिया, फिर बढ़ाया, 75 कर दिया, और लास्ट में फिर बढ़ाया तो 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ है? स्प्रेड हुआ है ना। जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं फाउंडेशन के, फाउंडेशन क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं, ठीक है, 3D में भी इसमें दिखाया गया है ये पोर्शन, ठीक। और फिर है दोस्तों शैलो फाउंडेशन का टाइप है राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा क्या है? एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, इसको जो लोड बियर करेगा, लोड को ट्रांसफर करेगा, कौन करेगा? फाउंडेशन करेगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर क्या हो, जितना भी टोटल प्लॉट एरिया उसका, है ना, 50% से मोर हो, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, काफ़ी पूछ जाते हैं। 50% से ज़्यादा के एरिया में अगर हमें फाउंडेशन देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं? तो हम पूरे में फाउंडेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन हम पूरे में डाल देते हैं, पूरे एरिया में, तो उसी को बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। और दूसरा नाम क्या है इसका? मैट फाउंडेशन भी है दोस्तों, ठीक है। मैट फाउंडेशन, मैट यानी कि चटाई, चटाई क्या होती है? पूरे में बिछा देते हैं ना चटाई वो। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो राइट डायग्राम में आप देख लीजिए, ठीक है, कैसे साइड पे हम राफ्ट फाउंडेशन डालते हैं, ठीक है। तो थिकनेस पीस की अच्छी खासी रखते हैं, 1.5 से 2 फीट तक रखते हैं बड़े स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो उनके लिए काफ़ी इसको यूज किया जाता है। और टनल कंस्ट्रक्शन में भी जो फाउंडेशन डलती है, तो राफ्ट फाउंडेशन ही डलती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग होगी या कोई हैवी स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उसमें लोड बहुत ज़्यादा आता है। तो उस लोड को बियर करने के लिए, ठीक है, तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम नहीं होगा, किसी पॉइंट पे प्रेशर कम पड़ेगा, है ना। यानी कि ज़्यादा एरिया करेंगे तो लोड डिवाइड हो जाता है, तो ये कारण होता है दोस्तों। और अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें, तो डीप फाउंडेशन जो है हमारा हो सकता है वेल फाउंडेशन हो सकता है, कैसन फाउंडेशन हो सकता है, और पाइल फाउंडेशन हो सकता है। तो पाइल फाउंडेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, ठीक है। तो वेल फाउंडेशन देखिए क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेल फाउंडेशन है, और इसको हम ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसने अभी वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो जाकर तुरंत देखें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका दे देंगे दोस्तों। कैसन फाउंडेशन यूज वेयर टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्शन आर नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों इसको समझते हैं। जैसे हमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे कोई फाउंडेशन तैयार करने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मान लो कोई रिवर है ना, या कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे फाउंडेशन बनानी है, तो हम क्या करते हैं? एक मान लो ये रिवर है, तो इसके सामने क्या करते हैं? एक टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो रिवर को क्या कर देते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं। और हम इजीली फिर क्या कर सकते हैं? जो भी हमें फाउंडेशन तैयार करनी है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे, वो हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, रिवर की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है ना, या हो सकता है सी वाटर में हम क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहाँ पर तो हम डैम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? कैसन फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे हमें कंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कैसन फाउंडेशन, तो 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है दोस्तों बॉक्स कैसन, एक होता है ओपन कैसन, तीसरा होता है न्यूमेटिक कैसन। तो देखते हैं बॉक्स कैसन क्या होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह है बॉक्स कैसन, ठीक है, बॉक्स कैसन है दोस्तों। तो इसमें जो बॉटम पोर्शन होता है, जब हम इसको पानी में क्या करते हैं? उतारते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसका बॉटम एंड क्या रहता है? क्लोज रहता है, और जो अपर एंड है ये ओपन रहता है। और इसको 6 to 8 मीटर की डेप्थ तक, यानी कि लो डेप्थ तक हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है ओपन कैसन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बोथ एंड्स ओपन रहते हैं, ठीक। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं,
तो जब इसको जो है हमें बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो ये दोनों एंड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक, ये ओपन रहते हैं उस समय, ठीक है, स्टार्टिंग में, और इसको 8 से 30 मीटर तक की डेप्थ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों न्यूमेटिक कैसन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉटम एंड ओपन रहता है, यानी जो बॉटम एंड होता है वो ओपन रहता है दोस्तों, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, बाकी पूरा क्लोज रहेगा और बॉटम एंड ओपन रहता है। इसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं जब इसमें, तो आप देख सकते हैं ये वर्किंग चैम्बर है, ठीक है, और ये आपको सीढ़ी दिख रही होगी, इसके थ्रू क्या होता है, वर्कर अंदर इसमें एंटर करते हैं, ठीक है, और एयर लॉक भी है, यानी यहाँ से एयर जो है पास हो सकती है, ठीक, कोई मटेरियल अगर प्रोवाइड करना हो, यहाँ पहुँचाना, तो ये रस्सी लगी है, ठीक है, यहाँ से इसमें अंदर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और कंक्रीट जब हम इसमें कंक्रीटिंग करते हैं तो उसके लिए कंक्रीट हॉपर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये अलग से है, तो इससे कंक्रीटिंग इसमें की जा सकती है। और जो इसकी लेयर होती है ये डबल स्टील लेयर होती है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे डबल स्टील लेयर है। और इसका इस्तेमाल जब हाई डेप्थ पे हमें फाउंडेशन तैयार करनी हो, यानी जो हमारा बेड लेवल है वो काफ़ी डाउन में है, तो हम इसको यूज़ करते हैं, इसको न्यूमेटिक कैसन को, ठीक है, 30 से 40 मीटर की डेप्थ तक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और डीप फाउंडेशन में जो पाइल फाउंडेशन है, ये हम पाइलिंग टेक्नोलॉजी में कवर कर चुके हैं दोस्तों। जिसने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। तो बियरिंग कैपेसिटी यानी कि कितना लोड वो बियर कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है, यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है लोड को बियर करने की, उसी को कहते हैं फाउंडेशन की क्या, बियरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले दोस्तों दो टर्म देख लेते हैं बियरिंग कैपेसिटी में। एक होता है ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, और एक होता है दोस्तों नेट प्रेशर, ठीक है। तो दोस्तों ग्रॉस प्रेशर क्या होता है, प्रेशर यानी कि जो एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसके कारण ही तो प्रेशर पड़ता है। तो ग्रॉस प्रेशर यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, जो स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, इसका जितना भी लोड होगा किस पे डालेगा, ये फाउंडेशन पे डालेगा, है ना, फाउंडेशन पे पड़ेगा। तो फाउंडेशन में क्या क्या पार्ट आता है, एक तो फुटिंग आती है, दूसरा फाउंडेशन में जो उसके सराउंडिंग में सॉयल है, ठीक है, फुटिंग के ऊपर भी तो सॉयल होगी ना कुछ डेप्थ तक, यानी ग्राउंड लेवल तक, तो उस पर जो टोटल प्रेशर पड़ता है, ठीक है, यानी कि फुटिंग पर जो ऊपर से स्ट्रक्चर का लोड है प्लस जो सॉयल का लोड है ना, स्ट्रक्चर प्लस सॉयल दोनों का लोड, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रेशर। यानी कि अगर ये फुटिंग है, ठीक है, और इस पर लोड आ रहा है ऊपर से W, ठीक, तो और इसमें अगर ये सॉयल जो है यहाँ पे जो सॉयल फिल है इसका लोड भी अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, W प्लस W सॉयल, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ग्रॉस प्रेशर। अगर इसको ना जोड़ा जाए तो ये होता है नेट प्रेशर, ठीक है, केवल स्ट्रक्चर का लोड। तो इतना क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टर्म है इसमें अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी, इसको QU स्मॉल QU से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है सॉइल की, इट इज़ द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन बिफोर शियर फेलियर। तो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर मतलब स्ट्रक्चर का लोड प्लस जो सॉइल है उसका लोड, ओवर बर्डन लोड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यानी फुटिंग के ऊपर जितनी भी सॉइल है वो भी इसमें ऐड होगी। तो टोटल लोड जो होगा, ठीक है, वो कहाँ पे आएगा, बेस ऑफ फाउंडेशन पे। तो मैक्सिमम जितना आ सकते हैं जब तक कि सॉइल फेल ना हो जाए बिफोर शियर फेलियर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि मैक्सिमम कितना लोड वो बियर कर सकती है, ठीक है। तो Q अल्टीमेट जो है, यानी कि Q अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बराबर हो जाता है किसके, ग्रॉस प्रेशर के, ठीक है। तो जैसे ही ग्रॉस प्रेशर थोड़ा भी अगर बढ़ता है इससे तो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो उससे पहले पहले, है ना, जितना भी लोड ये बियर कर सकती है उसी को बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें विदाउट सॉइल हम कंसिडर करते हैं लोड, ठीक है, तो इट इज़ द मैक्सिमम नेट प्रेशर। तो क्या है, मैक्सिमम नेट प्रेशर है विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विदाउट शियर फेलियर, ठीक है। तो Q नेट अल्टीमेट जो है QN के होगा, ठीक है, जो नेट प्रेशर होगा। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी यानी कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगी उस पर हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, ठीक है, Q अल्टीमेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इससे हमारा Q सेफ निकल जाएगा, यानी कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारी निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन सेफली विदाउट डेंजर ऑफ फेलियर, यानी कि बिना रिस्क के, कोई रिस्क नहीं है, है ना, फेलियर होगा ही नहीं उसमें, अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी
अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें अगर लोड इससे ज़्यादा आता भी है, जितनी मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा होता भी है, तभी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है सेफ्टी विदाउट डेंजर ऑफ शियर फेलियर। तो कोई डेंजरस बात नहीं होगी अगर सेफ बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड अगर आता भी है फाउंडेशन पे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। और चौथा पॉइंट जो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमने फैक्टर सेफ्टी लगाया, और जब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे तब निकलेगा हमारा नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो यानी कि क्यू नेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यानी कि इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, द मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन सेफली विदाउट डेंजर ऑफ शियर फेलियर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों टाइप्स ऑफ सॉयल, कि किस टाइप की सॉयल है ना, कोहेजिव सॉयल है, नॉन कोहेजिव सॉयल है। ठीक है, तो सॉयल का टाइप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग सॉयल की बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉयल होती है, ठीक है, उसकी कम होती है बियरिंग कैपेसिटी। ठीक, और जैसे रेड सॉयल होती हैं उसकी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, एलुवियल सॉयल की भी अच्छी होती है। तो अलग अलग सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों टाइप ऑफ फाउंडेशन, किस टाइप की फाउंडेशन हमने यूज की है। ठीक है, मान लो कहीं पे ज़्यादा लोड आ रहा है तो वहाँ पे अगर राफ्ट फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन हमने कर दी उसमें कौन सी कंबाइंड कर दी या स्ट्रिप फाउंडेशन कर दी, तो उससे क्या होगा, उससे फाउंडेशन पे अफेक्ट तो पड़ेगा ना बियरिंग कैपेसिटी में। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों साइज ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का साइज़ क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और चौथा है नेचर ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का नेचर किस टाइप का है, तो ये भी बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। और मोड ऑफ शियर फेलियर, किस टाइप का शियर फेलियर आ रहा है। तो 3 टाइप के शियर फेलियर हो सकते हैं, मोड ऑफ शियर फेलियर। एक होता है दोस्तों जनरल, ठीक है, जनरल शियर फेलियर होता है, और एक होता है लोकल शियर फेलियर होता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, पंचिंग शियर फेलियर होता है, पंचिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मेथड्स टू फाइंड आउट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल को फाइंड करने के लिए कितने मेथड हैं, तो इसके लिए दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी निकालने के 3 मेथड हैं, कोडल मेथड है, फील्ड मेथड है, और एनालिटिकल मेथड है। कोडल मेथड में जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे NBCC हो गया, ठीक है, NPCC हो गया, THDC हो गया, SJVNL हो गया, तो मतलब जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं इनसे हम क्या कर लेते हैं, इनके पास जो डेटा रहता है किसी भी लोकल लोकेशन का, ठीक है, तो वहाँ से हम उनसे बियरिंग कैपेसिटी ले लेते हैं, उनका जो डेटा होता है उससे ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं कोडल मेथड। ठीक है, दूसरा है दोस्तों फील्ड मेथड, इसमें आता है आपका SPT, CPT और प्लेन लोड टेस्ट। SPT यानी कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, CPT यानी कौन पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेन लोड टेस्ट। 3 टेस्ट हैं। ठीक है, अगर इनको डिटेल में अगर आपने पढ़ना हो, ठीक है, SPT, CPT और प्लेन लोड टेस्ट, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर डिटेल में पढ़ना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तीसरा मेथड है दोस्तों एनालिटिकल मेथड, तो इसमें हम क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करते हैं इनको। ठीक है, इनमें न्यूमेरिकली हमें प्रोवाइड किया गया है, किसके द्वारा, रैंकाइन्स मेथड, टरजागी मेथड और पेंडल्स मेथड। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, रिसर्च करके एक फॉर्मूला तैयार किया। ठीक है, और उस पर हम जो है वैल्यूज पुट करके क्या निकालते हैं, बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एनालिटिकल मेथड में हम रैंकाइन्स मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो रैंकाइन्स मेथड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रैंकाइन्स मेथड में क्या होता है, दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कोहेजनलेस सॉयल, जैसे सैंड होती है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये रैंकाइन का एजम्पशन है। ठीक, QU यानी कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है क्या होगी, गामा यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉयल इंटू 1 + sin phi डिवाइड बाई 1 - sin phi का होल स्क्वायर इंटू DF। ठीक है, और कई बार एग्जाम में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी पूछ लेता है, DF ये है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, Q अल्टीमेट डिवाइड बाई गामा इंटू 1 + sin phi डिवाइड बाई 1 - इसको K भी लिख लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो दोनों में से कोई फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। कई बार इसमें वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, जैसे फाई की वैल्यू दे रखी होगी, है ना, तो पुट करें और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालें। और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो सकता है 1 मीटर दिया हो, ठीक है, या आप एज्यूम कर लेना 1 मीटर, अगर नहीं दिया है तो आप 1 मीटर एज्यूम कर सकते हैं। तो रैंकाइन्स मेथड से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। दूसरा है दोस्तों पेंडल्स थ्योरी है, इसकी एजम्पशन क्या है, बेस ऑफ फाउंडेशन इज स्मूथ होगा, एप्लीकेबल फॉर क्ले एंड सैचुरेटेड क्ले के लिए होगा, यानी कि कोहेजिव सॉइल। ठीक है, कोहेजिव सॉइल के लिए ये मेथड अप्लाई होता है। तो इसमें भी क्या है,
एक फार्मूला गिवन है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है वो अभी हम टरजागी में भी पढ़ लेंगे, सेम फार्मूला है, बस उसमें एक वैल्यू चेंज होगी, सी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। सी की वैल्यू चेंज होती है, मैं बता दूंगा आपको। तो तीसरा जो है टरजागीज थ्योरी, तो इसके एजम्पशंस हैं दोस्तों। हाँ, पहली चीज़ तो ये इसमें ये क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, अपेंडल्स थ्योरी का। एजम्पशन देखते हैं दोस्तों क्या है। इसके एजम्पशन है बेस ऑफ फाउंडेशन इज रफ। फाउंडेशन क्या होगी, रफ होगी, उसका बेस रफ होगा, लेकिन पेंडल्स ने स्मूथ माना था, ठीक है। तो इसलिए मॉडिफिकेशन ऑफ पेंडल्स थ्योरी है। और फाउंडेशन शुड बी शैलो होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेस देन बी होना चाहिए, या डेप्थ जो है डेप्थ बाई बी रेशो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक। और जनरल शेयर फेलियर होना चाहिए उसमें। स्ट्रिप फाउंडेशन होनी चाहिए, तो स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है, यानी कि जिसमें लेंथ बहुत ज़्यादा होती है विड्थ के कंपैरिजन में। कंटिन्यूस फुटिंग भी उसको बोलते हैं दोस्तों। और स्ट्रेस लेवल इज एक्सटेंडेड अप टू ग्राउंड लेवल, तो स्ट्रेस लेवल ग्राउंड लेवल तक होंगे। जैसे ये फाउंडेशन है, इस पर लोड के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो कहाँ तक आएंगे, ग्राउंड लेवल तक आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला जो है गिवन है, तो फार्मूला है Q इक्वल टू सी इंटू एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी इंटू गामा इंटू एन वाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सी की जो वैल्यू होगी, सी ये होती है दोस्तों 5.7, ठीक है। और जो पेंडल्स थ्योरी है उसमें क्या होती है 5.14। तो ये डिफरेंस है दोनों में, तो आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। सी यानी कोहेजन ऑफ सॉइल, बी क्या है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, एन सी एन क्यू और एन गामा क्या है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। और डी एफ है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, गामा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखो सी क्या है, कोहेजन ऑफ सॉइल है, तो अगर कोहेजन लेस सॉइल होगी तो सी क्या होगा, सी इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो केवल ये 2 बचेंगे, ठीक है। और अगर कोहेजिव सॉइल होगी तो तब क्या होता है, तब दोस्तों एन गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो एन गामा 0, ये वाली टर्म से 0 हो जाएगी, केवल ये 2 टर्म बचेंगे कोहेजिव सॉइल के केस में। तो इसलिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर प्योर कोहेजिव सॉइल है जैसे क्ले है, तो उसके लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं एन गामा 0 हो गया, ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पे करती है, यानी कि साइज ऑफ फाउंडेशन पे कर रही है ना। और दोस्तों अगर नेट निकालें हम, ये तो क्यू अल्टीमेट है, क्यू नेट, तो क्यू नेट अगर निकालें तो हम क्या करेंगे, क्यू अल्टीमेट में से माइनस करेंगे ओवर बर्डन प्रेशर, यानी कि जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन का जो लोड है वो माइनस करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, फाउंडेशन का लोड माइनस करेंगे, तो यानी कि गामा इंटू डेप्थ है ना, डी कितना है, तो इस चीज़ को माइनस करेंगे और इंटू एन गामा, सॉरी एन क्यू 1 होता है यहाँ पे। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है ना, तो प्लस से माइनस कट। तो नेट के केस में केवल ये बचेगा, नेट के केस में क्या बचेगा, क्यू नेट इक्वल टू, देखो क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ, ठीक है, एन क्यू तो 1 होता है, ठीक, जो एन क्यू है वो 1 होगा। तो अल्टीमेट की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, सी एन सी है ना, प्लस क्या है गामा डी एफ ये है, और माइनस गामा डी एफ, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा दोस्तों, केवल ये पोर्शन बचेगा, यानी कि क्यू नेट इक्वल टू सी एन सी, ठीक है, ये बचेगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेट प्रेशर जो है, ठीक है, नेट बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, केवल कोहेजन पे कर रही है ना, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पे या किसी भी साइज पे नहीं कर रही फाउंडेशन, ना विड्थ पे ना डेप्थ पे। इसलिए मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी है। तो देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है फॉर प्योर कोहेजिव सॉयल, ठीक है, क्यू अल्टीमेट डिपेंड अपॉन किस पे, डेप्थ ऑफ फुटिंग कर रही है, डेप्थ ऑफ फुटिंग पर कर रही है ना। और क्यू नेट इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ फाउंडेशन, किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कोई फाउंडेशन के साइज पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। लेकिन ये तो प्योर कोहेजिव सॉइल के केस में, और नॉन कोहेजिव सॉइल के केस में दोनों पे डिपेंड करती है। इसकी अभी आपने देखा होगा, ठीक है, अभी जब हमने बताया आपको कि नॉन कोहेजिव यानी कि सैंड के केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है दोनों पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे भी और विड्थ पे भी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको पढ़िए, इसको एनालाइज करिए और इसके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो फाउंडेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर मार्क हैं या आगे आने की संभावना है, तो अब हम सॉल्व करेंगे उन सभी को, ठीक है। और बियरिंग कैपेसिटी निकालने की जो फील्ड मेथड है, ठीक है, फील्ड मेथड क्या है, एसपीटी है, सीपीटी है और प्लेट लोड टेस्ट है। अगर आपको पढ़ने हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों आपके रिस्पॉन्स से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी को इनका लाभ मिले। हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।